हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास हाई स्कूल का छठवां चैप्टर त्रिभुज लेकर आया हूं। आज हम समझेंगे समरूप और सर्वांगसम के बारे में और उसके थ्योरम के बारे में। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपको इस समरूप और सर्वांगसम के बारे में पहले आकृतियों के बारे में समझाएंगे, फिर आपको उसके थ्योरम के बारे में। त्रिभुज इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, एंगल होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जरूरी है कि त्रिभुज क्या होती है, इसके परिचय के बारे में। परिचय। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या कर रहा है? तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या होती है? आकृति होती है। मतलब कहने का हुआ कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? तीन। जैसा कि यहाँ चित्र से आप समझ सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया? सी हो गया। ये आपके देखिए यहाँ पर त्रिभुज की कितने भुजा हैं? तीन भुजा हैं। एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है और एक क्या है? ए सी भुजा है। अब आपके इस त्रिभुज में क्या क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। विशेष जानकारी। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो पहला पॉइंट बताइएगा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष ए, शीर्ष बी तथा शीर्ष सी। हो गया। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं? आपके शीर्ष हैं। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में? तीन शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष क्या हो गए? सी हो गए। इसी प्रकार त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी हो गए। तीसरी पॉइंट, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा क्या होता है? ए सी होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि त्रिभुज की क्या विशेष जानकारी है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष क्या हो गए? सी हो गए। पूछा जाए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण क्या हो गए? सी हो गए। उसके बाद पूछा जाए त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो आप बोलेंगे त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। इस प्रकार आपको इस त्रिभुज की विशेष जानकारी में पता चल गया। फिर बोला जाएगा कि संकेत क्या होता है, तो आप संकेत बता सकते हैं। त्रिभुज को संकेत से क्या दर्शाते हैं? इस चिन्ह से दर्शाते हैं हम लोग, है ना।
ये हो गया। अब बोला जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो याद रहना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जैसे कोण ए यहाँ पर है, कोण बी यहाँ पर है, कोण सी यहाँ पर है। इन तीनों कोणों को मिला दिया जाए तो मिलाने पर कितने अंश का बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे त्रिभुज के प्रकार पर। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे भुजा के आधार पर। हेडिंग पड़ जाए भुजा के आधार पर, तो बोला जाएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है, तीसरा लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आप नंबरिंग चेंज कर दीजिएगा, इसको सी बना दीजिए, इसको बी बना दीजिए। मतलब पहला होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। आप किसी में से भी पहला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको पहला बनाइए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, या पहला तीसरा दूसरा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलेंगे भुजा के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें से पहला हमको समझना है समबाहु त्रिभुज। सिंपल है। सम माने क्या होता है? समान होता है। और बाहु माने क्या होता है? भुजा। और त्रिभुज माने तीन भुजा। जिस त्रिभुज की तीन भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि फिगर हम यहाँ बना रहे हैं आपका, ए हो गया ए हो गया बी और ए हो गया सी। ए बी और क्या हो गए, सी हो गए। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज को अगर हम ज्यामिति दर्शाते हैं, माना कि हमारे पास पटरी नहीं है, स्केल नहीं है, तो अगर हम ऐसे दर्शाते हैं तो यहाँ पर दर्शाने का संकेत ऐसे है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे स्पष्ट होता है कि इन तीनों भुजा का माप आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पर कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया और एक कोण क्या हो गया, सी हो गया। तुमको कोण के आधार पे तो बताना नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोण की कोई चर्चा भी होना नहीं चाहिए। केवल भुजा के आधार पे पूछा है तो भुजा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भुजा ए बी, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी। तो ए बी के बराबर ए सी है, ए बी और ए सी के बराबर क्या है, बी सी है। इस प्रकार ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। और एक चीज बताते हैं नोट में आपको कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी। मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बट क्या है कि इसका प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितने अंश के, 60 अंश। कोण ए बराबर भी 60 अंश, कोण बी बराबर भी 60 अंश और कोण सी बराबर भी क्या होंगे, 60 अंश होंगे। कब होंगे, जब आपकी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज रहेगी तब। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसका प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा। ऐसा कब होगा, जब तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे तब। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। थोड़ा बोलते चलिए आप लोग, बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, जब बोल बोल के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज, यहीं पर समझा देता हूं। सम द्विबाहु त्रिभुज लिखा है। सम माने समान होता है, द्वि माने दो होता है, बाहु माने भुजा। यहां सिंपल जानिए एक लाइन का परिभाषा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि देखिए यहां पर ए बी और सी हो गया, ये दो भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। कौन बराबर है, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। तो ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। लेकिन इसमें नोट क्या है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसकी दो कोण भी बराबर होती है, दो कोण भी बराबर होती है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसकी दो कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर तो उसके दो कोण भी बराबर। लेकिन वह कोण कहाँ बराबर होंगे, ये भी याद होना चाहिए, आधार पर। कहाँ बराबर होना चाहिए, आधार पर।
कहाँ बराबर होनी चाहिए? आधार पर। अब देखिए आधार कैसे है, माना कि अगर अब यहाँ से अलग से फिगर से समझाया जाए, ये है P, ये है Q और ये क्या है? R है। अब PQR एक हमने त्रिभुज लिया है, लेकिन अभी यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन हम अगर ऐसे कर दें तो आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में कोण कहाँ बराबर होते हैं? तो पता होना चाहिए कि जो भुजा बराबर है और जो नहीं बराबर उसी को छोड़ के वही होता है आधार। क्या होता है? आधार। और आधार पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कोण P बराबर कोण R। तो इसमें कौन होगा? ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो इसी को मान लीजिए क्या? आधार मान लीजिए। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। अगर मान लीजिए फिगर मैंने ऐसे करके आपका PQR दे दिया, ये भुजा दोनों बराबर हो तो आधार कौन हुआ? तो ये दोनों बराबर हो गए, जो बचा वही क्या हो गया? आधार हो गया। अब आधार पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण P बराबर कोण R। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हो गया। अब हम चलते हैं, पेन रफ या फेयर कॉपी लेकर बैठे रहिए और एक एक टॉपिक लिखते चलिए सभी लोग। अब कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने होता भिन्न। सिंपल है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा भिन्न हो या समान ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजा भिन्न होती है तो उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? भिन्न ही होते हैं। इसका फिगर इस तरह बनेगा, देखिएगा यहाँ पर 1, 2 और 3। इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आई होप आपको यह त्रिभुज का प्रकार समझ में आ गया भुजा के आधार पर। अब हम चलेंगे कोण के आधार पर चलेंगे। चलिए, कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मुख्यतः। वैसे तो कोण तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ त्रिभुज के प्रकार में अगर कोण के आधार पे पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। पहला बोलिएगा आप लोग न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम के कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो त्रिभुज है आपका ABC, इसका प्रत्येक कोण क्या है? 0 अंश से अधिक है। 0 अंश से क्या है? अधिक है, किंतु 90 अंश से क्या है? कम है। इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर? दूसरा नंबर है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे A, B और C, इसका एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। और शेष दोनों कोणों का योग जो होता है 90 अंश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण B बराबर कोण A प्लस कोण C इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है।
अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक 180 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश से अधिक 180 अंश से क्या हो, कम हो, उससे अधिक कोण कहते हैं। इसका फिगर इस तरह बनेगा। यहाँ 90 था, 90 है, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ता जाएगा ए वाला जो है ये बी की तरफ नीचे झुकता जाएगा, तो यहाँ पर 90 से अधिक होता जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा आपका 120 अंश। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 90 से अधिक है और 180 अंश से क्या है, कम है। इस प्रकार इसे हम कहेंगे कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज और एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज। हमने भुजा के आधार पर भी समझा दिया और कोण के आधार पर भी समझा दिया। अच्छे से मैं एक एक लाइन आपको बताते चल रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपको समय से हर एक वीडियो शेयर कर चूँ, ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम चलूँगा त्रिभुज के समरूपता पे, त्रिभुज के सर्वांग समता पे। क्योंकि क्लास हाई स्कूल का जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें थ्योरम दिया है, प्रमेय दिया है। उस प्रमेय को समझने से पहले आपको समरूप समझना जरूरी है, सर्वांगसम समझना जरूरी है। सर्वांगसम आप क्लास 9 में पढ़े थे, लेकिन समरूप आप 10 में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, सर्वांगसम और समरूप। ज़्यादा लंबा इसका मैं वीडियो नहीं ले जाऊंगा, न ज़्यादा लंबा आपको खींचूंगा, बस संक्षिप्त में जानकारी दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समरूप और इधर होता है सर्वांगसम। ध्यान दीजिएगा, समरूप आकृति, इधर रहेगा सर्वांगसम आकृति। अधिक से अधिक इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। समरूप आकृति क्या है, सर्वांगसम क्या है। दो ऐसी आकृति जिसका आकार समान हो किंतु माप भिन्न हो। ये हो गया सर्वांगसम। क्या है, दो ऐसी आकृति जिसका आकार व माप दोनों समान हो, समान हो। समरूप क्या कह रहा है कि दो ऐसी आकृति जिसका आकार क्या हो, समान हो किंतु माप क्या हो, भिन्न हो। सर्वांगसम क्या कह रहा है कि दो ऐसी आकृति जिसका आकार व माप दोनों क्या हो, समान हो। आकार व माप दोनों क्या हो, समान हो। जैसे यहां त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया और एक दूसरी त्रिभुज हो गया। ए बी सी, ए इसको पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर। दो त्रिभुज आपके सामने है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर
है। समरूप अगर बताना है तो इसमें दो आकृतियों की होना जरूरी है। दो आकृति रहेगा तभी आप समरूप और सर्वांगसम बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी और पी क्यू आर में अगर हम देखें तो देखने पता चल रहा है कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, और इसका भी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब बताइए दोनों को बोलने में स्वर में क्या आ रहा है, त्रिभुजाकार ही तो आ रहा है। हाँ, यानी इसको भी हम बोल रहे हैं त्रिभुजाकार, इसको भी त्रिभुजाकार बोल रहे हैं, मतलब त्रिभुज ए भी है, त्रिभुज ए भी है। तो इसका मतलब आकार क्या है, समान है। आकार क्या है, समान है। आकार क्या है, समान है। किंतु माप जरा देखिएगा, ए बी का माप छोटा है, पी क्यू का माप क्या है, बड़ा है, इसलिए माप क्या है, भिन्न है। माप क्या है, भिन्न है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारी आकृति क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। समझ में आ गया होगा कि ए भी त्रिभुज, ए भी त्रिभुज, ये भी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये भी त्रिभुज के तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। इसको भी त्रिभुजाकार बोला जा रहा है, इसको भी त्रिभुजाकार बोला जा। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार, तो आकार कैसा हुआ, समान हुआ, किंतु माप क्या है, भिन्न है। कैसे पता चला कि यहाँ ए बी जो है, माप जो ए बी का है ये छोटा है, किससे, पी क्यू के माप से छोटा है। तो पी क्यू का माप बड़ा है, ए बी का माप क्या है, छोटा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह आकृति क्या है, समरूप होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। तो अभी इसके नियम पे हम आगे चलते हैं। पहले आपको एग्जाम्पल से समझाएं कि समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, तभी मैं इसके बारे में आपको और इंट्रोडक्शन देता हूं। अब यहाँ कह रहा कि सर्वांगसम आकृति, दो ऐसी आकृति जिसका आकार व माप दोनों क्या है, समान हो। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी मैं त्रिभुज से एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बी सी पी क्यू आर। जरा यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों, ए भी त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज। आपसे पूछा जाए कैसा आकार है, तो आप बोलेंगे आकार समान है। आकार क्या है, समान है। माप पूछा जाए तो माप क्या बोलेंगे, समान है। माप क्या है, समान है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया, जितना ए बी का माप है उतना ही माप किसका है, पी क्यू का है। जितना ए सी का है उतना पी आर का है, जितना बी सी का उतना क्यू आर का है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जिन दो आकृतियों का आकार समान हो, जिन दो आकृतियों का माप क्या हो, समान हो, मतलब दो आकृतियों का माप भी समान हो और आकार भी समान हो, तो समझिए वह क्या है, सर्वांगसम है। जिसका आकार समान हो किंतु माप क्या हो, भिन्न हो, तो जानिए वह क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए मैं अब आगे आपको और बताता हूँ। इतना तो आपको समझ में आएगा सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है। कुछ और इसके समरूप और सर्वांगसम के बारे में बताते हैं। सबसे अच्छा व्यवहारिक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, सर्वांगसम क्या है, समरूप क्या है। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा पूरा ढक ले, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा पूरा क्या करे, ढक ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ दृष्टि दौड़ा रहा था तो यहाँ पर एक कॉपी में देख रहा था, ताकि उससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। है, देखिए मेरे पास ये देखिए दो रजिस्टर है, एक इधर है एक इधर है। इन दोनों रजिस्टरों को मैं बोला क्या, फिर से सुनिएगा, कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पूरी पूरी क्या करे, ढक ले, पूरा पूरा क्या करे, ढक ले, ऐसे कहीं पर उसका स्पेस ना हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा पूरा ढक ले तो जानिए वह क्या है, सर्वांगसम है। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा पूरा ना ढके तो जानिए वह क्या है, समरूप है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 10 रुपए का
2 सिक्का ले लीजिए। 10 रुपए के कितने सिक्के ले लीजिए? 2। अब 10 रुपए के 2 सिक्के लेंगे, उसको ऊपर नीचे रखेंगे, तो ऊपर नीचे रखने से स्पष्ट हो जाएगा कि उसके बीच में कहीं पर जगह खाली नहीं है, तो जानिए वह सर्वांग सम है। अब 1 रुपए का सिक्का लीजिए और 10 रुपए का सिक्का लीजिए, वो भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, तो आकार एक है लेकिन माप क्या है? अलग अलग, इसलिए वो क्या माना जाएगा? समरूप माना जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक। अब आगे हम चलते हैं, इसके कुछ बात बताने के लिए क्लास 9 में प्रमेय की सिद्ध करवाई गई है। अब इसमें देखिए समरूप आकृति क्या है, कि नोट क्या है इसका, प्रमेय क्या है, समझिएगा। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान सुनिएगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। लिख भी दे रहा हूं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा आनुपातिक हो। ध्यान सुनिएगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा क्या हो? आनुपातिक हो। जैसे कोण बराबर है तो कोण ए के बराबर कौन है? कोण पी है। कोण बी के बराबर कोण क्यू है। कोण सी के बराबर कोण आर है। ये तो हो गया संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब संगत भुजा क्या होता है? संगत भुजा आनुपातिक होती है। आनुपातिक का मतलब बटे में चलेगा, तो ए बी के बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, बराबर ए सी के बटे क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, फिर बी सी के बटे क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। इतना ध्यान रहे कि जब दो आकृतियां समरूप होती हैं तो उनके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका शीर्ष देखिए ऊपर है, इसका भी शीर्ष क्या है? ऊपर है, इसलिए कोण एक के बराबर क्या होगा? कोण पी होगा। इसका देखिए आधार नीचे, इसका भी आधार नीचे है, कोण बी के बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी के बराबर कोण आर होगा। ये तो हो गए कोण बराबर, लेकिन कह रहा कि समरूप है तो भुजा अनुपातिक होना चाहिए। तो यहाँ पर भुजा क्या है? एक त्रिभुज की भुजा का मान ऊपर, दूसरे का क्या रहेगा? नीचे। तो ये देखिए बटे में हो गया, तो ए बी के बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू, ए सी के बटे पी आर, बी सी के बटे क्यू आर। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं इस फिगर पे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। देखिए कोण बी के बराबर कोण क्यू हो गया, कोण ए के बराबर कोण पी हो गया, कोण सी के बराबर कोण आर हो गया। संगत कोण बराबर हो गया। संगत भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजा बराबर होते हैं। कैसे? ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। संगत बराबर हो गए। अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह ए होता है। बराबर के ऊपर आप ऐसे इस तरह का चिन्ह बना देंगे तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप लिखना है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, तो त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर।
आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या समझा? हमने इस वीडियो में त्रिभुज का परिचय समझा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का भी प्रकार बताया गया। फिर त्रिभुज में आपको कुछ बताया गया कि समरूप आकृतियाँ होती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं। समरूप आकृति किसे कहा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। इस प्रकार हमने क्या किया कि इस वीडियो में आपको आज मैं इस त्रिभुज के बारे में परिचय, समरूप और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में बेल आइकॉन जो है उस घंटी को अवश्य बजाएं। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर मैं अगले वीडियो के